हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका डॉक्टर मनमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीके एक्सपर्ट। प्यारे बच्चों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जीके वाले पोर्शन में इस वीडियो में पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में। भाग फर्स्ट है ये। इसमें हम भारतीय संविधान के विकास के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान जो है हमारा, उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। देखो विद्यार्थियों, संविधान यानी क्या होता है पहले मतलब समझ लो आप। जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ संविधान है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन होता है, इसलिए संविधान भी जरूरी है। और संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान बनाया हुआ है, लेकिन भारतीय संविधान सबसे विस्तृत संविधान है विश्व का। परंतु जब देश आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले भी क्या संविधान था। इसका आंसर है कि संविधान का विकास हो रहा था। जैसे मनुष्य के शरीर का विकास होता है, पहले बालक होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर नौजवान होता है, फिर बाद में युवा होता है, बाद में फिर प्रौढ़ होता है, फिर बाद में वृद्ध हो जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे भारतीय संविधान का विकास हुआ है धीरे 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 करके, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाई सीढ़ी। तो भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है, इस विकास के संदर्भ में हम ये देखें कि ये संविधान का चरण क्या है। हम इसे देखेंगे संविधान के चरण, स्टेप्स। हम देखेंगे संविधान के चरण, स्टेप्स देखेंगे। हम देखेंगे संविधान के चरण या स्टेप देखेंगे, ठीक है ना। तो इस स्टेप के तहत सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे एक्ट के द्वारा। मतलब क्या है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है वो एक्ट या अधिनियम के द्वारा हुआ है, कानून के द्वारा हुआ है। तो एक्ट से क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला एक्ट है सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या प्रावधान है मुख्य, हालांकि हर एक्ट में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं आपको मोटिवेट चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो सन 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, नंबर 1। नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आईटी करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसद का नियंत्रण किया गया, नंबर 2। नंबर 3, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनाया गया। तीनों प्रेसिडेंसी मतलब ये था कि अंग्रेजों का राज था उस टाइम में 1773 के आसपास, और 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ठीक है ना। तो तीनों का किसको गवर्नर बनाया गया? बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बनाया गया 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन कैसा सकता है, कौन से एक्ट के द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? कलकत्ता के अंदर 1773 के तहत कौन से एक्ट के द्वारा बंगाल में बंगाली गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी गवर्नर बनाया गया? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा। अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके द्वारा दोहरे प्रशासन को लागू किया गया। और इसका मतलब होता है कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करी गई। एक बोर्ड बनाया गया राजनीतिक संबंधों के लिए, एक बनाया गया बोर्ड व्यापारिक संबंधों के लिए। तो इसको बोलते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा दोहरे प्रशासन की स्थापना करी गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में सन 1793 में चार्टर इंडिया एक्ट लाया गया। सन 1793 में 1793 में चार्टर इंडिया एक्ट लाया गया। इसके द्वारा ब्रिटिश कर्मचारियों को वेतन जो दिया गया वो भारतीय राजस्व से दिया गया। मतलब जो अंग्रेज कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको जो तनख्वाह मिल रही थी वो पहले ब्रिटेन से मिली थी, परंतु अब भारतीय जो कमाई होती थी भारतीय उपनिवेश से, उसके राजस्व से, इनकम टैक्स से वो जो कमाई हुई उससे ही कर्मचारियों को वेतन दिया गया। सन 1813 में चार्टर एक्ट लाया गया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार छीन लिया गया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया सन 1813 के चार्टर इंडिया एक्ट के तहत। सन 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को, सन 1833 में इंपॉर्टेंट है, सन 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाली गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट के द्वारा बंगाली गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया? 1833 के चार्टर इंडिया एक्ट के द्वारा। सन 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ। इससे पहले क्या था कि जो अधिकारी कर्मचारी भर्ती होते थे उनकी नियुक्ति होती थी, खाली उनको मनोनयन होता था, लेकिन अब इसके द्वारा कॉम्पिटिशन एग्जाम होने लग गया भर्ती के लिए सन 1853 में चार्टर इंडिया एक्ट के द्वारा। सन 1858 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 1858 में क्रांति हुई थी। उसके बाद में बिल्कुल पूर्ण रूप से भारत का शासन प्रणाली बदल गई, और सन 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश राजमुकुट को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश राजमुकुट महारानी को अधिकार सौंप दिया गया, और इस पर भारत पर ब्रिटिश संसद का कंट्रोल स्थापित हो गया। और जो गवर्नर जनरल का पद था
जो भारत में गवर्नर का पद था वो पद बदल के हो गया वायसराय, या फिर भारत के गवर्नर को बोला गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है ना। सन 1861 में भारत शासन अधिनियम आया। सन 1861 में भारत शासन अधिनियम आया। इसके तहत विभाग को, डिपार्टमेंट्स को बंटवारे की ये विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई। सन 1892 में भारत शासन अधिनियम आया। सन 1892 में भारत शासन अधिनियम आया। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव को प्रारंभ किया गया। आई बात समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1892 में भारत शासन अधिनियम आया, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया। इसके द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन की का प्रारंभ हुआ भारत के अंदर। हाँ तो विद्यार्थियों, इसके बाद में सन 1909 में भारत शासन एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम आया, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया। इसको बोलते हैं मार्लियामेंटो एक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की स्थापना हुई, मतलब मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन कब से प्रारंभ हुआ, मुसलमानों के लिए अलग से पृथक आरक्षण कब दिया गया? 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट के द्वारा या 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम को बोलते हैं मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसके द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन प्रणाली अपनाई गई। दोहरा शासन प्रणाली का मतलब होता है कि दो तरह की शासन प्रणाली, मतलब दो तरह के विषय अपनाए गए, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित। एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित विषय वो थे जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे कि आजकल होता है केंद्र सूची संसूची होता है संविधान में, वैसे ही इन आरक्षित विषयों पर केवल कानून बना सकता था वायसराय, जैसे कि देश की सुरक्षा, कानून आदि, विदेशी संबंध। और हस्तांतरित है कम महत्वपूर्ण विषय, जैसे कि शिक्षा हो गया, जैसे कि आपका राजस्व जी के विषय, स्थानीय शासन वगैरह। ठीक है ना। तो ये अन्य मंत्री इनको कार्यों करते थे। ठीक है, जिसको बोलते हैं दोहरा शासन प्रणाली यानी कि दो तरह की शासन प्रणाली। तो प्रांतों में राज्यों में प्रणाली लाई गई इसके द्वारा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के द्वारा। सॉरी, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से काफी चीजें भारतीय संविधान में ग्रहण करी गई है। इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात करी गई। इसके अंदर ब्रिटिश शासन के राज्य और देशी राजाओं को शामिल करने की बात करी गई, हालांकि पूर्ण से बन नहीं पाई है। दूसरा, इसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई। और इसके द्वारा केंद्र में दोहरा शासन यानी कि राज्य में तो डबल शासन खत्म कर दिए गए और केंद्र में दोहरा शासन लाया गया, मतलब वही हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित अन्य मंत्रियों के लिए आरक्षित और महत्वपूर्ण वर्ग के जो विषय है वो वायसराय के लिए बनाने के लिए, कानून के लिए। ठीक है, 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, अंत में 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसके द्वारा क्या करा अंग्रेजों ने? इसके द्वारा कहा कि भारत अब से इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के लागू होने के बाद, इस कानून लागू होने के बाद में भारत पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य होंगे और जो देशी राजा हैं वो स्वतंत्र होंगे, या चाहे तो पाकिस्तान में मिले या फिर भारत में मिले, उनकी इच्छा है। ठीक है ना। तो ये था भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन फ्रीडम एक्ट। आगे बात समझ में? तो विद्यार्थी ये है कहानी, ये सिंपल सी कहानी है भारत के संविधान के विकास की। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट वीडियो है ये, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा का। संविधान का विकास इन्हीं चरणों से 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से स्टार्ट होकर के 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक खत्म होता है। फिर इसके बाद में संविधान कैसे बना, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में भारत राजनीति विज्ञान भाग 2 में हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे कि और बच्चों को ये फ्री में वीडियो देखने को मिले। ओके, थैंक यू।